जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज में बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों खबरों को विस्तृत तौर पर आपके समक्ष हम रखते हैं। तो आज की इस वीडियो में 9 फरवरी 2025 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे और हमेशा की तरह तमाम जानकारी मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। तो पूरे वीडियो को आप सभी लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। ये आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप यहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। दरअसल पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था। ये प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है। इसकी जानकारी हमने आपको दिया था। रिसेंटली कुवैत के द्वारा ये सम्मान नरेंद्र मोदी को मिला है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर था ये था विकल्प नंबर सी, यानी कि कुवैत। चलिए अब यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से, लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखेंगे बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस कोर्स के माध्यम से एक नॉमिनल सा चार्ज पर हमारे तमाम स्टडी मटेरियल, नोट्स आदि का आप भरपूर लाभ उठा पाएंगे। ये सभी हिंदी में उपलब्ध है और सभी प्रिंटेबल है, जिसका उपयोग करके आप अपनी तैयारी को उत्कृष्ट कर सकते हैं। तो ये पहला प्रश्न है कि 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ाया गया है। जो इसका दायरा है या फिर जो लक्ष्य है इसे बढ़ाकर कितना किया गया है, मतलब जो ईस्वी पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जो डेडलाइन है इसका ये है विकल्प नंबर बी, यानी कि इसे बढ़ाकर 2028 किया गया है, वर्ष 2028। अतः वी नंबर यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर केंद्रीय बजट में बिहार को लेकर जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई है वो तमाम चीज़ों को हम विस्तृत तौर पर आपके समक्ष रखने वाले हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री इस समय है निर्मला सीतारमन। इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया गया, या फिर आम बजट 2025-26 पेश किया गया। ये यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, इस बजट में अगर हम देखें बिहार के लिए जो विशेष घोषणाएं हुई है वो आखिर क्या क्या है, तो ये सभी पॉइंट जो अभी आपके समक्ष आने वाले हैं ये सभी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। कोई भी पॉइंट प्रश्न का रूप ले सकती है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, बिहार जो कि भारत के कुल मखाना उत्पादन में 80% तक का योगदान देता है, तो मखाना के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए समर्पित मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। ये बजट में ये प्रमुख घोषणा हुई है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आपको ध्यान रखना है, आप सभी को आई होप मालूम होगा कि पूरे भारत में जो मखाना का उत्पादन होता है उसमें से 80% तक का जो योगदान है केवल और केवल अपना बिहार देता है, और इसी को लेकर के मखाना बोर्ड का गठन करने का फैसला किया गया है। क्योंकि मखाना किसानों के लिए जो खास करके इसमें संलग्न है, खेती करते हैं, उन्हें उस प्रकार का मुनाफा नहीं मिल पाता है। अच्छा, ये तो इसके उत्थान को लेकर खास करके केंद्रीय स्तर पे बात हो रही है, लेकिन बिहार में भी खास करके इस तरह की बातों को लेकर हमने जानकारी आपको दिया था इसी सीरीज में, आप लोगों को मालूम होगा। फिलहाल उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, यहाँ पर फोकस करते हैं कि इस बजट में बिहार के लिए जो विशेष घोषणाएं हुई वो क्या क्या है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, साथ ही इसी में ये भी है कि इसमें किसानों को, यानी कि इससे किसानों को बेहतर वित्तीय सहायता मिलेगी और वे आधुनिक खेती में निवेश कर सकेंगे। तो बिहार के किसानों के लिए ये एक बहुत बड़ी घोषणा हो सकती है, ये यहाँ पर ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है आईआईटी पटना से संबंधित। यहाँ पर 65 नई सीटें जोड़ी जाएगी तथा 3 नए एआई केंद्र स्थापित किए जाएंगे बिहार में। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में देखें तो बिहार में 4 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे तथा पटना एयरपोर्ट जो है इसका विस्तार किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। बिहार में 4 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त पटना एयरपोर्ट जो संचालित है इसका विस्तार भी इसमें शामिल है। इस बजट में ये घोषणा हुई है। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न के रूप में यही वाला पॉइंट हमने पूछा था कि जो खास करके लक्ष्य है जल जीवन मिशन का, बिहार में से दायरा जो है, जो डेडलाइन है, इसे 2028 तक बढ़ाया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान रखिए। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। ये पॉइंट है कि ई श्रम पोर्टल पर 1 करोड़ गिग वर्कर्स को पंजीकृत किया जाएगा। इससे इन श्रमिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा और रोजगार आदि का लाभ मिलेगा। अच्छा, अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये गिग वर्कर्स क्या होता है,
तो ये ध्यान रखिए, स्विगी, ज़ोमैटो, ओला, उबर आदि इस तरह की जो ख़ास करके कंपनियों में जो काम करते हैं, डिलीवरी बॉय आदि, इस तरह के वर्कर्स को आप गिग वर्कर्स की संज्ञा दे सकते हैं। इसको लेकर पहले भी हमने आपके समक्ष कुछ चीज़ों को लेकर डिस्कस किया था, आई होप आपको मालूम होगा। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मिथिलांचल क्षेत्र के तकरीबन 50,000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा को बेहतर बनाने के लिए पश्चिमी कोसी नहर परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो इस बजट में 2025-26 को लेकर जो पेश हुआ है, इसमें ये सारी घोषणाएं बिहार को लेकर हुई है। ये तमाम बातों को ध्यान रखिएगा, एक बार मैं पुनः दोहरा दूं, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सभी को यहाँ पर अलग से इस स्लाइड में हमने रखा है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा, एक जानकारी मैं आपको ये दे दूं, इससे पहले केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार को लेकर जो घोषणाएं हुई थी, ये सभी उनमें प्रमुख था। अच्छा, इसको लेकर सेपरेट वीडियो भी हमने आपको दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है 2024-25 वाला, क्योंकि रिसेंटली हमने एक एग्जाम के बारे में आपको बताया था, बीपीएससी हेडमास्टर वाले एग्जाम में रिसेंटली 2024 में ही आयोजित हुआ था, लेकिन वहां पर उस एग्जाम में जो बजट से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे, 3 प्रश्न थे, और आपको मालूम है वो केंद्रीय बजट 2022-23 के बजट से पूछ लिया गया था, तकरीबन 2 वर्ष पुराना। तो इसको भी जरूर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है निर्मला सीतारमण की बतौर वित्त मंत्री, तो ऐसे में कुछ पॉइंट यहाँ पर पुनः से आपको रिकॉल करना चाहिए। 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो अंतरिम बजट पेश किया गया है, इसी के संदर्भ में ये पॉइंट है कि यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 8वां आम बजट है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, 8वां केंद्रीय बजट है या फिर 8वां आम बजट बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर हम देखें ये 8 में से ये 6 पूर्णकालिक बजट है तथा 2 अंतरिम बजट है जो इनके द्वारा पेश किया गया है। अब यहाँ पर कुछ और जानकारी है, जैसे कि पहली बार उन्होंने 2019 में केंद्रीय बजट पेश किया था, लेकिन अगर हम बात करें रिकॉर्ड की, तो देश में सबसे ज़्यादा बार अगर हम बजट पेश करने के रिकॉर्ड की बात करें तो मोरारजी देसाई के पास है, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया, जिनमें कि 8 पूर्ण बजट और 2 अंतरिम बजट शामिल है। जबकि वहीं पर अगर हम बात करें तो उनके बाद पी चिदम्बरम का नाम आता है, जिन्होंने 9 बार बजट पेश किया है। अच्छा, एक चीज और, अंतरिम बजट से आप क्या समझते हैं? जैसे कि जो केंद्रीय बजट या फिर आम बजट की अगर हम बात करें जो पेश होती है, लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ फंड की और ज़रूरत होती है, कुछ ऐसा महसूस होता है, तो इसको लेकर के सरकार अंतरिम बजट पेश करती है। तो इस चीज़ को आई होप आप समझ चुके हैं, मतलब एक्स्ट्रा अगर ज़रूरत होती है तो उसको लेकर ये बजट पेश किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चूंकि मखाना की चर्चा हुई है, मखाना को लेकर आपको जानकारी दे दूं कि 2021 में मखाना को या फिर यूं कहें मिथिला मखाना को कृषि कैटेगरी में जीआई टैग मिला था, और बिहार के संदर्भ में ये कृषि कैटेगरी में 5वां उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है बिहार से। 2021 में दिसंबर महीने में ये दिया गया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बिहार में जितने भी उत्पादों को जीआई टैग मिला है वो कंप्लीट सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुल मिला के 3 कैटेगरी है, एक खाद्य पदार्थ है, दूसरा हस्तकला और तीसरी कैटेगरी है कृषि। यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे तो समान रूप से बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न बने हैं, लेकिन रिसेंटली ये आपको ध्यान रखना है कि जो अभी हाल ही में मरचा चावल को 2023 में कृषि कैटेगरी में जो जीआई टैग मिला है, पश्चिमी चंपारण के चनपटिया से ये संबंधित है, और ये ध्यान रखना ये कृषि कैटेगरी में 6ठा उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है अप्रैल 2023 में। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा लोक भाषा वज्जिका में लिखित उपन्यास लाडो का लोकार्पण 6 फरवरी 2025 को विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में किया गया? देखिए, यहाँ पर जो पूछा गया है इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि डॉक्टर भावना द्वारा ये लिखित उपन्यास है लाडो। अब विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संबंधित तथ्यों की बात करें तो सबसे पहले ये ध्यान रखें, 1 से लेकर 9 फरवरी 2025 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन किया गया। कब से कब तक? तो 1 से लेकर 9 फरवरी 2025 तक। कहाँ पर? तो भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में। अच्छा, यहाँ पर इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि इस पुस्तक मेले में 6 फरवरी को लोक भाषा वज्जिका में, जो खास करके बिहार में ये कुछ सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, वो भी हम आपको बतलाएंगे, मुख्य रूप से तिरहुत प्रमंडल में बोली जाती है। तो खास करके लोक भाषा वज्जिका में डॉक्टर भावना द्वारा लिखित महत्वपूर्ण उपन्यास लाडो का लोकार्पण यहाँ पर किया गया।
ठीक है, इसी वजह से इसे हमने बिहार करंट अफेयर्स में शामिल किया है। ये भी एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस वजह से एक बहुत बड़ा खास करके ये आयोजन है विश्व पुस्तक मेला। तो ऐसे में यहाँ पर बिहार के किसी भाषा में पुस्तक का लोकार्पण किया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तमाम बातें ध्यान रखिए। कुछ पॉइंट और भी यहाँ पर है, जैसे कि बज्जिका भाषा में डॉक्टर भावना की यह दूसरी रचना है। इससे पहले 2012 में उनकी पहली रचना जो आई थी उसका नाम क्या था, तो हमर लेहू तोहर दे। ये 2012 में ये प्रकाशित हुई थी, हमर लेहू तोहर दे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दे दो जानकारी बज्जिका भाषा को लेकर। देखिए, बज्जिका को लेकर ये ध्यान रखिए कि बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में ये बोली जाती है। अब विशेष तौर पर जैसे कि अभी हम आपको बतला रहे थे, तिरहुत प्रमंडल में, अच्छा तिरहुत प्रमंडल में जो 6 जिले आते हैं उनमें भी कुछ जिले में ही ये बोली जाती है, जिनमें कि सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में ये मुख्य रूप से बोली जाती है बज्जिका। अच्छा, तिरहुत प्रमंडल की बात करें तो बिहार के 9 प्रमंडल में से एक प्रमंडल है, एक बड़ा प्रमंडल है जिसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं, जिनमें मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली आता है। ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, बिहार के प्रमंडल और जिलों की बात हो रही है, हालांकि एक आसान सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर हम आपको रिवाइज करा दें। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बिहार को 9 डिवीजन यानी कि 9 प्रमंडल में बांटा गया है, और इसी के अंतर्गत जिलों की संख्या है 38। और ये जो प्रमंडल है इसको याद रखने का एक ट्रिक हमने आपको बताया था। पूसा को मुंभा दंपति, पूसे पूर्णिया, सा से सारण, को से कोसी, मो से मुंगेर, भा से भागलपुर, द से दरभंगा, मौ से मगध, पौ से पटना, ती से तिरहुत। ये ट्रिक है पूसा को मुंभा दंपति। अच्छा, जो हेडक्वार्टर है इन सारे प्रमंडल का वो यहाँ पर दर्शाया गया, ध्यान से देख सकते हैं। और किस प्रमंडल में कितने जिले हैं वो तमाम चीजें यहाँ पर है। कुल मिला के बिहार में आपसे जानते हैं वर्तमान में 38 जिले हैं। ये सभी आपको याद होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है, तो भागलपुर प्रमंडल। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले हैं, तो 2 जिले, भागलपुर और बांका। इसी प्रकार से सभी जिलों के सभी प्रमंडल के जिलों को लेकर ध्यान रखेगा। अच्छा, चूंकि यहाँ पे तिरहुत की हम लोग बात कर रहे थे, तिरहुत में ये 6 जिले आते हैं, लेकिन अगर हम आपसे ये पूछें कि बिहार का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है, तो बिहार का सबसे नवीनतम जिला अरवल, जो कि मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। आई होप यहाँ पर ये तमाम चीजें क्लियर हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तीसरे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि 1 से लेकर 9 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2025 का विषय या फिर थीम निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, ये पुस्तक मेला से ही संबंधित एक अलग से प्रश्न यहाँ पर आपके समक्ष हमने रखा है। देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर सी, हम भारत के लोग। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो इसी शब्द से भी शुरू होती है। जो प्रस्तावना है वो भी आपको याद होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा। ये प्रस्तावना इस प्रकार से है, जो संविधान की प्रस्तावना है, जो उद्देशिका भी बोल सकते हैं, ये हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, इस प्रकार से ये आगे बढ़ती है। और ये मुझे लगता है कि आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर इसके विषय की जो हम बात कर रहे थे वो यही है, हम भारत के लोग। आइए इनसे संबंधित पॉइंट को देखते हैं। ये जो आयोजित हुआ है विश्व पुस्तक मेला, ये भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया 1 से लेकर 9 फरवरी 2025 तक। तो कुल मिला के बात यह है, ये 9 दिवसीय आयोजन है और इस वर्ष 2025 का यह थीम है, हम भारत के लोग। अब आपको बता दूं कि इस 9 दिवसीय मेले का जो शुभारंभ है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया, और इस वर्ष नई दिल्ली में इस विश्व पुस्तक मेले का जो फोकस देश है, जो फोकस कंट्री है, वो है रशिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई पॉइंट में आप इसे रखेंगे। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों से यहाँ पर बोलना चाहूँगा। कई सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे फील होता है, आप लोग जो जिस तरह की बातें करते हैं, कई बार फोन पे भी हमारी बातें होती है कि सर आपने ये पढ़ाया, एग्जाम में आया ही नहीं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए विश्व पुस्तक मेला की जो चर्चा हुई, पिछले प्रश्न में भी हमने थोड़ी चर्चा की, लेकिन इसका थीम इंपॉर्टेंट लगा मुझे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। ऐसे तो किसी भी आयोजन का थीम इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये खास करके संविधान से लिया गया, संविधान की प्रस्तावना से लिया गया, तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा, इस वजह से यहाँ पर रखा। ठीक है, अन्यथा मैं उसी प्रश्न में इसे सम्मिलित कर सकता था। ठीक है, तो इस वजह से इसको ध्यान रखना ही रखना है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये वाला पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँ तो
उसको एक अलग से प्रश्न के रूप में रख सकता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा, कुछ नहीं, बस यही पॉइंट वहाँ पर एक प्रश्न का रूप लेगी। लेकिन जब एक्सप्लेनेशन को, तमाम जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ, अगर आप इसे पढ़ते हैं तो ये आपकी तैयारी को बेहतर बनाता है। और यही प्रश्न अगर एग्जाम में आ गया तो समझिए तो आपकी बल्ले बल्ले एक अंक यहाँ आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, तो बस आप लोग जितने भी लोग डेडिकेटेड तरीके से इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग एक्सप्लेनेशन भी ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। एक्सप्लेनेशन ही तो हमारी खासियत है। चीज़ों को इस प्रकार से हम आपके बीच रखते हैं कि नई नई चीज़ें भी आप सीखते हैं, रिवीजन भी आपका हो जाता है। तो ये तमाम बातें विश्व पुस्तक मेला से संबंधित जो इम्पोर्टेंट है अब तक, वो चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कुछ नई अपडेट अगर आती है तो वो चीज़ें भी आगे हम आपको बतलाएंगे। चलिए, अच्छा, यहाँ पर जो तस्वीर में आप ये देख रहे हैं, यही है भारत मंडपम, जो प्रगति मैदान नई दिल्ली में है। अच्छा, इसके आगे जो प्रतिमा लगी हुई है, ये नटराज की प्रतिमा है। ये पूरी दुनिया में नटराज की जितनी प्रतिमा है उनमें ये सबसे बड़ी है, जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली में भारत मंडपम के आगे लगाई गई थी। कब? जब भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ था। ठीक है, भारत को G20 की जो कमान मिली थी वो इंडोनेशिया से मिली थी। और फिर वहीं पर दूसरी ओर आपको ये भी ध्यान रखना कि भारत के बाद ये कमान मिली किसे? तो ब्राजील को। ठीक है, तो ये तमाम बातें एकदम चेन बना के आपको याद रखना पड़ेगा। चौथे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हाल ही में वर्ष 2023-24 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए पॉली उमरिगर पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है? देखिए, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा वो होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। 1 फरवरी 2024 को भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, इन्हें वर्ष 2023-24 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए पॉली उमरिगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, इसके अतिरिक्त और भी जानकारी है, जैसे कि वहीं पर दिग्गज बल्लेबाज स्मृति मंधाना, महिला कैटेगरी में बात करें तो महिला वर्ग में वर्ष 2023-24 की सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार भी इन्हें मिला है। इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त रविचंद्रन अश्विन को इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके योगदान के लिए विशेष शील्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा, रिसेंटली यूपीएससी एग्जाम में रविचंद्रन अश्विन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जो उनकी खास करके जो आत्मकथा है उनके बारे में, जो कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, इस तरह की एक आत्मकथा है, उसको लेकर हमने जानकारी आपको दिया था। आपको मालूम होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो एक अंक आपको आसानी से मिल गया होगा। ठीक है, सारे प्रश्न हमारे पढ़ाए हुए थे, मतलब कहीं से एक भी बाहर नहीं था। आप लोग प्रश्न पत्र को देखेंगे तो अंदाजा लगेगा, अगर आप रेगुलर वे में क्लासेस को फॉलो किए हैं। अच्छा, रविचंद्रन अश्विन को लेकर एक अपडेट और भी मैं आपको दे दूं। रिसेंटली इन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। ठीक है, अच्छा, एक और सम्मान सरफराज खान को मिला, जो पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण का पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इन सब के अतिरिक्त एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सचिन तेंदुलकर को भी सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार समारोह में। तो इसके अतिरिक्त पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और सचिन तेंदुलकर ये सम्मान पाने वाले 21वें खिलाड़ी हैं। अच्छा, इस पुरस्कार की स्थापना भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान C.K. नायडू के सम्मान में वर्ष 1994 में की गई थी। आप यहाँ पर ये तस्वीर में सचिन तेंदुलकर को देख सकते हैं। अच्छा, ये जो ट्रॉफी है ये 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, जो वर्ल्ड कप को भारत ने श्रीलंका को हराकर अपने नाम किया था। 2011 में दूसरी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप, एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत पहली बार कपिल देव की अगुवाई में 1983 में जीता, फिर 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। ये चीजें ध्यान रखने योग्य है। अच्छा, सचिन तेंदुलकर की बात हो रही है तो कुछ बातें और आपको बता दूं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में सबसे नवीनतम अगर हम क्रिकेटर की बात करें 2019 में पुरुष वर्ग में सचिन तेंदुलकर इसमें शामिल हुए थे। भारतीय क्रिकेटर की एक कंप्लीट सूची है जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम की बात करें, ये ध्यान रखें। लेकिन 2024 में एक नया अपडेट यहाँ पर देखने को मिला है महिला वर्ग में, जो कि 2023 में पहली डायना एडोलॉजी इसमें शामिल हुई थी भारतीय क्रिकेटर के रूप में। लेकिन 2024 में नया अपडेट ये निकला कि इसमें नीतू डेविड को शामिल किया गया है, जो आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। ठीक है, ये भी आपको एकदम ध्यान रखना है। चलिए, पांचवा प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। बताएं कि वर्तमान में जो वर्तमान आंकड़े हैं 31 जनवरी 2025 तक के, तो वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की
संख्या कितनी, यानी कि वेटलैंड साइट की जो संख्या है ये कितनी है। तो नवीनतम आंकड़ों के आधार पर ये आंकड़े 31 जनवरी 2025 तक के हैं। इसकी संख्या है 89, यानी कि 89, अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अच्छा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है और 2025 में जो इसकी थीम है यह है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की रक्षा। ठीक है, ये 2025 का थीम यहाँ पर ध्यान रखिए। अब यहाँ पर आपको इसको लेकर जानकारी दे दूं कि इस समय भारत में इसकी संख्या कितनी है। दरअसल 31 जनवरी 2025 को भारत के 4 नए आर्द्रभूमियों को इस सूची में शामिल किया गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रामसर स्थलों की जो संख्या है, यानी कि वेटलैंड साइट की जो संख्या है भारत में, ये बढ़कर हो गई 89, यानी कि 89। अच्छा, जो 4 नए स्थल जोड़े गए हैं इसमें, एक तो तमिलनाडु का है सक्कर कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य, और एक नहीं बल्कि 2 सक्कर कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य और साथ साथ थेरथगल पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों तमिलनाडु का है। जबकि एक है सिक्किम का खेचोपलरी आर्द्रभूमि, जबकि झारखंड का है उधवा झील, ये खास करके इसमें शामिल किया गया है। मतलब 4 नए वेटलैंड को इस सूची में शामिल किया गया। अच्छा, यहाँ पर एक अपडेट ये भी है कि सिक्किम और झारखंड की बात करें तो यह सिक्किम और झारखंड दोनों के लिए यह पहला रामसर स्थल है। इस लिहाज से ये पॉइंट वीवीआई हो जाता है। ठीक है, सिक्किम और झारखंड का ये पहला वेटलैंड साइट है जो कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त हुई है। अब आगे यहाँ पर हम बढ़ते हैं। अगर हम सर्वाधिक रामसर साइट की बात करें तो सबसे अधिक 20 जो है ये तमिलनाडु में है। अच्छा, इसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है जहां पर 10 है। अच्छा, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि बिहार में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है। तो बिहार में अब तक तो एक ही थी, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर हो चुकी है 3। रिसेंटली इसमें 2 शामिल हुआ है। आइए उसको डिटेल में देखते हैं। दरअसल 5 जून 2024 को, यहाँ पर आप लोग इंडिकेट कर लीजिए, 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार के 2 स्थलों, जिनमें कि नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, जो कि बिहार के जमुई जिले में है, तो इसको रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की वैश्विक सूची में जोड़ा गया। कब? तो 5 जून 2024 को। अच्छा, इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि बेगूसराय में जो कांवर झील है, यह अब तक बिहार की पहली और एकमात्र रामसर साइट थी। इसे मान्यता कब मिली थी? तो नवंबर 2020 में। ओवरऑल आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि अब बिहार में रामसर स्थलों की जो संख्या है यह है 3। आई होप आप इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। छठा प्रश्न है कि चाइना में 7 से लेकर 14 फरवरी 2025 तक आयोजित हुए नवे एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कितने खिलाड़ियों का दल भारत द्वारा भेजा गया है? देखिए, इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर यहाँ पर सी, यानी कि 59 खिलाड़ियों का दल भेजा गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि शीतकालीन एशियाई खेलों के लिए ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। लेकिन कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी यहाँ पर हम आपको बतलाएंगे, ध्यान से इसको देखिए। पहला पॉइंट है कि नवे एशियाई शीतकालीन खेलों का जो आयोजन है ये हर्बिन चाइना में किया गया या फिर किया जा रहा है। 7 फरवरी से इसकी शुरुआत हुई है, 14 फरवरी 2025 तक ये आयोजित होगी। जब ये संपन्न होगा तो और भी जो जानकारी निकल कर आएगी वो हम आपको अवश्य देंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ अतिरिक्त पॉइंट की बात करें, जैसे इस प्रतियोगिता का जो शुभंकर है ये बिनबिन और निनी है, जो आप यहाँ पर तस्वीर में क्रमशः देख रहे हैं। ये 2025 का जो नवा एशियाई शीतकालीन खेल है उसका ये शुभंकर है। अब आगे बढ़ते हैं कि इस नवे एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए 59 भारतीय खिलाड़ियों का दल, अच्छा इसके अतिरिक्त 29 अधिकारियों का दल, ये दोनों मतलब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। खिलाड़ियों के दल की बात करें तो इसमें 59 सदस्य हैं, जबकि अगर अधिकारियों की बात करें तो इस दल में 29 सदस्य हैं। अच्छा, ये अभी हम आपको बता रहे थे कि एशियन विंटर गेम्स यानी कि शीतकालीन एशियाई खेलों में ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो इसका जो पिछला संस्करण 2017 में जापान में आयोजित किया गया था, तो इसके पिछले संस्करण में भारत ने 27 खिलाड़ियों का दल भेजा था, जो कि अब तक का सबसे बड़ा दल था। लेकिन ये अब रिकॉर्ड टूट चुका है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, इस खेल में जो जापान में आयोजित हुआ था 19 से लेकर 26 फरवरी 2017 को, तो यहाँ पर पदक तालिका में जापान ही शीर्ष पर रहा था। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर एक चौंकाने वाला आंकड़ा आपके बीच है कि भारत ने अब तक एशियन विंटर गेम्स में पिछले 8 संस्करण में भाग लिया है। मतलब ये 8 एडिशन में भारत पार्टिसिपेट किया है, पिछला 8 एडिशन में, लेकिन अब तक भारत ने कोई भी पदक नहीं जीता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एशियाई शीतकालीन खेलों के दृष्टिकोण से। ठीक है, इतनी सारी बातें ध्यान रखिए। चलिए 7वें प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड ने विदेशी सहायता बजट में कटौती के कारण फरवरी 2025 में अल्बानिया, जाम्बिया और भारत के किस पड़ोसी देश के लिए विकास सहायता समाप्त करने का निर्णय लिया है? किस देश ने? तो स्विट्जरलैंड ने। तो यहाँ पर दो देश तो हैं, अल्बानिया और जाम्बिया। एक भारत का पड़ोसी देश है। इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि बांग्लादेश। अगर आप पाकिस्तान सोच रहे हैं तो पाकिस्तान नहीं है, बल्कि बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका ने इस खिताब को अपने नाम किया है। आपको बता दूं कि आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप 2025 का जो आयोजन है ये 18 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2025 तक मलेशिया में किया गया। यह इस प्रतियोगिता का दूसरा संस्करण है और इसका खिताब भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपने नाम किया। हम यहाँ पर अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप की बात कर रहे हैं। ये दूसरा संस्करण का खिताब भारत ने अपने नाम किया दक्षिण अफ्रीका को हराकर। लेकिन आपको ये बता दूं इसका पहला संस्करण भी भारत ने ही जीता था, इंग्लैंड को हराकर। वो चीजें हमने यहाँ पर लिखा है, वो आप देख पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर इससे पहले हम ये पॉइंट देखते हैं कि इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच और साथ ही साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज या फिर यूं कहें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो खिताब है गोंगाडी त्रिशा, जो कि तेलंगाना की है, इन्होंने अपने नाम किया। ये आपको ध्यान रखना, भारतीय खिलाड़ी हैं, इन्होंने ये खिताब को अपने नाम किया है। अच्छा, इस उपलब्धि के बाद उन्हें जनवरी 2025 के लिए अभी हाल ही में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अगर ये चुने जाते हैं तो जानकारी हम आपको अवश्य देंगे। फिलहाल ये ध्यान आप लोगों को रखना है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दूं कि आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप का जो पहला संस्करण था ये पिछले मतलब जनवरी 2023 में खेला गया था, जहां पर ये मेजबान देश की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था। इंग्लैंड को हराकर भारत ने यह खिताब अपने नाम किया था। तो आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप के इतिहास में दो संस्करण आयोजित हुए हैं, दोनों के दोनों भारत ने अपने नाम किया है। और अब तक के इतिहास में आईसीसी के किसी भी इवेंट की बात करें, दक्षिण अफ्रीका ने कोई भी खिताब अपने नाम नहीं किया है क्रिकेट की दुनिया में। हालांकि फाइनल में जरूर पहुंचे थे इस साल, लेकिन कोई खिताब अपने नाम नहीं किया है एक भी बार। 9वें प्रश्न पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक जानकारी और आपको दे दूं। इस प्रतियोगिता का जो अगला तीसरा संस्करण है ये बांग्लादेश और नेपाल की मेजबानी में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसका अगला संस्करण जो कि 2027 में होगा, ये प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पे आयोजित होता है। आप लोग यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं 2027 में आयोजित होना है। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में 2 मिसाइल जिसका नाम है एतेमाद और गदर 380, इसका अनावरण किस देश द्वारा किया गया है? इस देश का नाम है ईरान। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि ईरान ने हाल ही में एतेमाद और गदर 380 नामक 2 मिसाइलों का अनावरण किया है। और ये आपको ध्यान रखना, ये एंटी वारशिप क्रूज मिसाइल है। ये जो कैटेगरी है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं किस प्रकार की मिसाइल है। ठीक है, तो एंटी वारशिप क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज जो है ये 1000 किलोमीटर तक है और इस मिसाइल में एंटी जैमिंग क्षमता है और इसे भूमिगत सुविधाओं से लॉन्च किया जा सकता है। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। भूमिगत मतलब सुविधाओं के माध्यम से भी इस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है, जिसकी मारक जो क्षमता है वो 1000 किलोमीटर है और ये संबंधित किससे है? ईरान से। फिलहाल यहाँ पर मुझे इस पॉइंट में या फिर इस प्रश्न में यही 3 से 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे हैं, तो यही जानकारी आपके बीच हमने रखा है। ध्यान रखें। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतवंशी गायिका ने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या फिर चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये है विकल्प नंबर सी, भरतवंशी चंद्रिका टंडन। ये भारतीय मूल की है जो अमेरिका में रहती है। आपको बता दूं यहाँ पर इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। अच्छा, पहले बात करेंगे हम ग्रैमी अवार्ड के बारे में, जो कि संगीत की दुनिया में या फिर संगीत उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा
प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1959 में। दरअसल भारत रत्न शुरू हुआ था 1954 में। ठीक है, इसके 4 या 5 वर्ष बाद 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी ग्रैमी पुरस्कार की, ये ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर इस वर्ष इसका 67वां संस्करण आयोजित किया गया। इस 67वें पुरस्कार समारोह की बात करें तो ये 2 फरवरी 2025 को अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया, जो कि आपको ध्यान रखना है क्रिप्टोकॉम एरेना में। यहीं पर ये खास करके प्रॉपर जगह है लॉस एंजलिस में, क्रिप्टोकॉम एरेना, यहाँ पर ये पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ, ये 67वां संस्करण का। इसमें अगर भारत की दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन्होंने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए, ये त्रिवेणी इनके एल्बम का नाम है, इसके लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम या फिर एल्बम एम्बियंट या फिर चैंट एल्बम श्रेणी में उन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता है। अच्छा, एक चीज और, 71 वर्षीय चंद्रिका टंडन का ये पहला ग्रैमी पुरस्कार है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना इससे पहले उनके एल्बम सोल कॉल के लिए 2011 में ग्रैमी पुरस्कार के लिए वे नामांकित हुए थे, नॉमिनेशन उनका हुआ था लेकिन मिला नहीं था। लेकिन अभी जो मिला है ये त्रिवेणी एल्बम के लिए, ये इनके लाइफ का ये पहला ग्रैमी पुरस्कार है। तो ये चीजें ध्यान यहाँ पर रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न पे। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन का 13वां संस्करण 2 से लेकर 15 फरवरी 2025 तक मालदीव में आयोजित किया गया? 2 फरवरी को शुरुआत हुई है, 15 को ये समाप्त हो जाएगा। राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि मालदीव। भारत और मालदीव के बीच ये आयोजित होता है एक्वेरियन, और इस वर्ष ये मालदीव में ही आयोजित हो रहा है। कुछ डिटेल जानकारी है, जैसे कि एक्वेरियन का यह 13वां संस्करण जो कि भारत और मालदीव के बीच आयोजित होता है, ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आयोजन तिथि 2 से लेकर 15 फरवरी 2025, ये मालदीव में इस वर्ष आयोजित हो रहा है। यह जो सैन्य अभ्यास है द्विपक्षीय अभ्यास है, यानी कि कहने का सेंस यह है कि बारी बारी से दोनों देशों में आयोजित होता है, जो कि यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, जो कि भारत और मालदीव में बारी बारी से, यानी कि अंतराल में, 1 वर्ष के अंतराल में आयोजित होता है। इसका जो पिछला संस्करण था वर्ष 2023 में उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित हुआ था। तो जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है या फिर यूं कहें द्विपक्षीय अभ्यास है, इसको लेकर कई बार ऐसे तो हम जानकारी आपको देते रहते हैं, लेकिन जो खास करके इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे एक प्रश्न के रूप में यहाँ पर हमने आपके बीच रखा है, तो विशेष रूप से इसे ध्यान रखेंगे। एक्वेरियन के बारे में ये पूछा जा सकता है कौन सा संस्करण है या फिर किन 2 देशों के बीच आयोजित होता है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स का जो खिताब है निम्नलिखित में से किसने अपने नाम किया? फिलहाल तो इसका राइट आंसर है अनमोल खरब, लेकिन इस प्रतियोगिता को लेकर डिटेल जानकारी हम आपको आगे अवश्य देंगे। फिलहाल यहाँ पर यह ध्यान रखिए, महिला सिंगल्स का जो खिताब है बैडमिंटन में, ये अनमोल खरब ने अपने नाम किया है। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही जानकारी है। हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले यह ध्यान रखें, जितने लोग 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में लगे हैं, बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे ये कोर्स संचालित है, आप वहां से इसमें इनरोल हो सकते हैं। आज के इस वीडियो का प्रश्न है 16 जनवरी 2025 को स्टार्टअप दिवस के अवसर पर अभिनया बिहार 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताएं कि कब बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया गया या फिर किया गया था? आपको सारी जानकारी दी गई, कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है या फिर मिल रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों सहपाठियों के बीच इसे जरूर शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।